सेमेस्टर 2 इतिहास जेनरिक, जिसका विषय है भारत शासन अधिनियम 1935। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इससे पूर्व भी भारत में कई अधिनियम रखे गए थे, लेकिन उन सभी अधिनियमों में 1935 भारत शासन का अधिनियम अधिक महत्वपूर्ण है। आज हम इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में बातें करेंगे। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए सन 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 में कानून पास किए गए, लेकिन ये सुधार भारतीय जनता को कभी संतुष्ट नहीं कर सके। ये कानून जो थे वो इन वर्षों में बने थे, जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मांग रही थी, उसके आधार पर अंग्रेज़ों ने भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन इससे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं हुई थी। 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, ये वर्तमान भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत रहा है। आज अगर हम अपने संविधान को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे संविधान में इस 1935 के एक्ट से बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है। भारत के वर्तमान संविधान की विषय सामग्री और भाषा पर इस अधिनियम का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन और राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के संबंध में व्यवस्था 1935 के अधिनियम जैसी ही है। हम आगे बढ़ने से पहले भारत के एक मैप को देखेंगे जो 1937 का है। इसमें जो अधिनियम बना था और जिसके आधार पर जो उस समय की पार्टियां वहाँ से निर्वाचित होकर आई थी, उस समय का वर्णन इस मैप में किया गया है। ये एक दूसरा मैप है भारत का, इंडियन एम्पायर भारत साम्राज्य का एक मैप है, जिसको कि हम अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में भारत शासन हेतु पारित किया गया सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। इससे पूर्व कोई ऐसा अधिनियम नहीं था जो इतना विशाल था, विस्तृत था। इसमें वर्मा सरकार अधिनियम 1935 भी शामिल था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह कहा गया था कि यदि आधे भारतीय राज्य संघ में शामिल होने के लिए, यानी कि भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते हैं, तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता है। इस स्थिति में उन्हें केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, लेकिन संघ से संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका। इस अधिनियम में स्वतंत्रता की बात तो दूर, भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की भी कोई चर्चा नहीं की गई थी, जिसकी मांग लंबे वर्षों से भारतीयों द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा अंग्रेजी सरकार से की जा रही थी। 1935 के अधिनियम ने प्रांतों की तत्कालीन स्थिति में सुधार किया था, क्योंकि इससे प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान को शामिल किया गया था। इस व्यवस्था के अनुसार प्रांतीय सरकारों के मंत्रियों को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया।
साथ ही विधायिका के अधिकारों में भी वृद्धि की गई थी। इसको ध्यान देंगे कि इस व्यवस्था के अनुसार प्रांतीय सरकारों के मंत्रियों को, जो प्रांतीय सरकार थे उनके मंत्रियों को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। साथ ही विधायिका के अधिकारों में वृद्धि की गई थी। हालांकि पुलिस जैसे कुछ विषय अभी भी सरकार के अधिकार में ही थे। मतदान के अधिकार भी सीमित रहे, क्योंकि अभी भी कुल जनसंख्या के 14% भाग को ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। आज अगर हम मतदान देने के अधिकार के विषय में बात करें तो आज मतदान देने की न्यूनतम अर्हता क्या है कि वह भारतीय हो और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा अभी तक कुल जनसंख्या का केवल 14% भाग को ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति अभी भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती थी और वे विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थे। यह अधिनियम कभी भी उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया जिसकी प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन संघर्ष कर रहा था। कुछ हद तक ये पुराने अधिनियमों से काफ़ी बेहतर था, लेकिन अभी भी ये उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाया था जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब हम देखेंगे अधिनियम के प्रावधान क्या क्या थे। ठीक है, अधिनियम के प्रावधान। इस अधिनियम ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन प्रणाली को इसने समाप्त कर दिया। दूसरा था ब्रिटिश भारत और कुछ या सभी रियासतों के लिए भारत संघ की स्थापना का प्रयास करना। तो अभी भी भारत में अलग अलग प्रांत रियासत थे, तो उनको एक संघ में लाने की कोशिश इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई इस अधिनियम के द्वारा और मत देने के अधिकार का विस्तार किया गया और 35 मिलियन लोगों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतों को भी आंशिक रूप से पुनर्संगठित किया गया। सिंध प्रांत को बम्बई से अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा प्रांत को बिहार और उड़ीसा नाम के दो अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया। बर्मा को, जिसका भी वर्तमान में नाम है म्यांमार, बर्मा को भी भारत से पूरी तरह से अलग कर दिया गया। अदन को भी भारत से अलग कर एक स्वतंत्र उपनिवेश बना दिया गया। प्रांतीय सदनों की सदस्यता में भी बदलाव किया गया ताकि और अधिक निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जा सके। अब ये भारतीय सदस्य बहुमत प्राप्त कर सरकार भी बना सकते थे। संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। तो इस प्रकार से देखते हैं इस 1935 अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान रहे थे। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। इस अधिनियम का हम निष्कर्ष या कह सकते हैं इसका मूल्यांकन करेंगे। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था भारत सरकार को ब्रिटिश सम्राट के अधीन लाना। अतः भारत सरकार के अधिकारों का स्रोत ब्रिटिश सम्राट था। यह संकल्पना, जो कि डोमिनियन संविधान से मिलती जुलती थी, पूर्व में पारित किए गए भारतीय अधिनियमों में अनुपस्थित थी। तो कहीं ना कहीं 1935 का अधिनियम जो था वो एक उद्देश्य था कि भारत को ब्रिटिश सम्राट के अधीन पूरी तरह से कर दिया जाए। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसी कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार शामिल थे, लेकिन फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास का वह बिंदु था जहां से पीछे की ओर नहीं लौटा जा सकता था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, 1935 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में वह बिंदु था, एक बढ़ता हुआ कदम था जहां पीछे नहीं लौटा जा सकता था। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के संबंध में कहा था कि यह अधिनियम दासता का घोषणा पत्र है। क्योंकि बहुत सारे नेता असंतुष्ट थे इस अधिनियम से, तो वस्तुतः यह एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बदले संपूर्ण शक्ति अंग्रेजों के हाथ में ही रखी थी। इसमें प्रस्तावित संघ की रूपरेखा ऐसी बनाई गई है कि किसी भी प्रकार का वास्तविक विकास असंभव हो जाए। 1935 के अधिनियम में जिस अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया था, यद्यपि उसमें संघ के सभी आधारभूत लक्षण जैसे शक्ति का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान एवं निष्पक्ष न्यायिक सत्ता की स्थापना विद्यमान थे, लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसे गंभीर दोष भी थे जिसके कारण इसकी आलोचना की जाती है और जिनके कारण ये स्वीकार नहीं हो सकता था। संघ में आकार, जनसंख्या,
महत्व और राजनीतिक प्रणाली की दृष्टि से नितांत भिन्न भिन्न प्रकार की इकाइयों के मेल का प्रयास नहीं किया गया था। ये इसका दोष था। भारतीय व्यवस्थापिका को विधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं था। जो व्यवस्थापिका थी, एक तरह से कहें जनप्रतिनिधि जो चुन कर आए थे, उनको कानून में संशोधन करने का अधिकार नहीं था। और इससे भी अधिक आपत्तिजनक बात यह थी कि अवशेष शक्तियाँ, यानी कि जो बची हुई शक्तियाँ जो थी, वो गवर्नर के पास थी। तो एक व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को जब व्यवस्थापिका या विधायिका में चुनकर भेजता है, तो वो क्या चाहता है कि वो उनका प्रतिनिधित्व करे, उनकी बातों को वहाँ तक रखे। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति चुन कर गया है, जो जनप्रतिनिधि चुन कर गया है, उसके पास शक्ति नाम मात्र की थी, क्योंकि सारी शक्तियाँ जो थी वो अलग अलग लोगों के पास थी। और जो जनप्रतिनिधि थे, जो व्यवस्थापिका के सदस्य थे, उनके पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी। प्रांतीय व्यवस्थापिका के सभी सदस्य निर्वाचित होते थे और कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। मताधिकार का भी विस्तार किया गया था, लेकिन वास्तव में यह सब एक भ्रम मात्र था, क्योंकि कुछ ही लोगों को मताधिकार प्राप्त था, कुछ ही लोगों को मत देने का अधिकार था। तो ये कहीं ना कहीं भारतीयों की जो मांग थी, उसका कहीं ना कहीं इस अधिनियम में उसकी पूर्ति होते हुए दिखाई नहीं दे रही थी। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के व्यापक और विशेष उत्तरदायित्वों के कारण प्रांतीय स्वशासन एक मजाक बनकर रह गया था। प्रांतीय शासन की वास्तविक धुरी मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि सम्राट द्वारा नियुक्त और उसका प्रतिनिधि गवर्नर ही था। उपयुक्त कारणों से ही जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी थी, तथा इस एक्ट को नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली मगर इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी थी। इस प्रकार से बहुत सारे नेताओं ने भी इसकी आलोचना की थी और कहा था, उसमें से एक बंगाल के मुख्यमंत्री उस समय के थे फजल उल हक। उन्होंने कहा था कि ना तो यह हिंदू राज्य है और ना ही मुस्लिम राज्य है। यद्यपि यह बात नितांत रूप से स्पष्ट हो गई थी कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भारत के लिए अहितकर है, यानी कि धर्म के आधार पर चुनाव की व्यवस्था भारत के लिए अहितकर है, और सबने एक स्वर से इसकी निंदा की थी। फिर भी न केवल इसको कायम रखा गया, बल्कि इसका विस्तार भी किया गया। इस अधिनियम में नए संविधान के स्वविकसित होने या भारतीयों द्वारा अपने भाग्य का निर्णय करने का कोई प्रबंध नहीं था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया था और भारत की आगे की प्रगति का निर्णायक भी ब्रिटिश संसद ही था। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत पर ब्रिटिश संसद या भारत मंत्री के नियंत्रण में भी कोई कमी नहीं की गई थी। तो 1935 के अधिनियम द्वारा भारत पर जो शासन चला रहे थे ब्रिटिश संसद या भारत मंत्री, उनके नियंत्रण पर भी कोई कमी नहीं रखी गई थी। और इस कारण से मिस्टर एटली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ठीक ही कहा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो जाने अनजाने उन्होंने ये सही बात कही थी, लेकिन फिर भी इसकी भूमिका को, इस अधिनियम की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता है। भारत का जो संविधान बना, जिसके विषय में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, तब उसमें बहुत सारी जो बातें थी वो 1935 के अधिनियम की ही बातें थी, और उस अधिनियम में बहुत सारी धाराएं जो थी वो इनसे ली गई थी। तो इस प्रकार से ये अध्याय जो है, इसे हम इसी संक्षिप्त ऑडियो श्रृंखला में समाप्त करते हैं, और अगले कड़ी में हम किसी नए अध्याय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।